हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग यहाँ पे अपने बायो स्टेटिस्टिक्स के यूनिट 3 के थर्ड चैप्टर यानी कि ग्राफ को यहाँ पे कंप्लीट कवर करेंगे। अब देखिए, अगर हम लोग यहाँ पे ग्राफ की बात करें तो हमारे सिलेबस में 5 टाइप के ग्राफ दिए हुए हैं, तो उन्हीं के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। बाकी इसकी जो भी नोट्स है वो आपको हमारे ऐप इम्परफेक्ट फार्मेसी पर देखने को मिल जाएगी। बायो स्टेटिस्टिक्स की कंप्लीट नोट्स ऑलरेडी अवेलेबल हो चुकी है, तो वहां जाके आप नोट्स जो है चेकआउट कर सकते हैं। बाकी इन सारी बातों के साथ मेरा नाम है अर्षित पांडे। आप लोग कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए और हम लोग अपना आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, अगर हम लोग यहाँ पे ग्राफ की बात करें तो देखिए, ग्राफ होता क्या है। ग्राफ जस्ट एक तरीका है हमारे डाटा को थोड़ा इजिली रिप्रेजेंट करने का। देखो, बायो स्टेटिस्टिक्स क्या है, हमारी पूरी की पूरी बायो स्टेटिस्टिक्स डाटा के साथ या फिर कह सकते हो हमारे डेटा के साथ जो है खेलती है ना। हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, डेटा को कलेक्ट करते हैं, इंटरप्रिटेट करते हैं, एनालाइज करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। यही सारी चीजें हम लोग यहाँ पे बायो स्टेटिस्टिक्स में करते हैं। तो वो जो डेटा है जो कि हमने कलेक्ट किया है, उसको दिखाने का एक इजी तरीका क्या होता है, इजी तरीका होता है ग्राफ। जैसे एग्जांपल के लिए आप लोग देखो तो जैसे हमारे बहुत सारे तरीके होते हैं। जैसे हमारा हिस्टोग्राम होता है, तो यहाँ पे भी हम लोग ग्राफ को दिखाते हैं। और कुछ हमारे पाई चार्ट होते हैं, ठीक है। तो देखो, इन सब की हेल्प से क्या होता है कि जो डाटा होता है उसको दिखाना हमारे लिए थोड़ा सा इजी हो जाता है। बस इतना सिंपली आप लोग समझो। जैसे इसका पर्पस क्या होता है, इसका पर्पस यही होता है कि हम लोग यहाँ पे बहुत ही कॉम्प्लेक्स डाटा को सिंप्लीफाई कर देते हैं। देखो, अभी हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो आप लोग सारी चीजें समझ जाओगे। बाकी आप लोग सिंपली समझो कि इसकी वजह से क्या होता है कि हम लोग यहाँ पे ग्राफ की हेल्प से कंपैरिजन भी बहुत इजीली कर सकते हैं दो डेटा में, है ना। और ये यहाँ पे ट्रेंड और पैटर्न को भी शो करता है कि यहाँ पे जो हमारा डेटा है, ठीक है, वो किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में या फिर किसी पर्टिकुलर जो है डिजिट में या फिर किसी पर्टिकुलर नंबर की तरफ हमारा झुकाव तो नहीं हो डेटा का। तो वो भी हमारा हमें पता चल जाता है। और बाकी प्रेजेंटेशन, रिसर्च रिपोर्ट और यहाँ पे डिसीजन मेकिंग में हमारा ये हेल्प करता है। मतलब देखो, सिंपल सी बात है कि जब हम लोग ग्राफ के फॉर्म में डेटा को प्रेजेंट करते हैं तो देख के ही हमें पता लग जाता है कि वैल्यू जो है किस डायरेक्शन में जा रही है। अब आई नो मुझे अभी आप लोग को नहीं समझ में आ रहा है। अभी हम लोग यहाँ पे अपने ग्राफ को डिस्कस करेंगे, तब आप लोग समझ जाओगे। तो देखिए, हमारे सिलेबस में 5 टाइप के ग्राफ दिए हुए हैं, तो इन्हीं पांचों को डिस्कस करते हैं हम लोग। सबसे पहले बात करते हैं अपने हिस्टोग्राम के बारे में, जो कि एक बहुत ही इफेक्टिव और सिंपल तरीका होता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का। अब देखो, यहाँ पे हिस्टोग्राम की बात करें तो सबसे पहली बात तो देखो, यहाँ पे इसको हम लोग यहाँ पे जो हमारा कंटिन्यूअस डाटा होता है। कंटिन्यूअस डाटा का मतलब है कि हमने देखा था, जैसे हमारा जब डाटा इस तरीके से दिया हो, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, मतलब जब यहाँ पे डाटा एक प्रॉपर फिक्स वैल्यू में ना देके रेंज में दिया होता है ना। जैसे 0 से 10 क्या होती है, एक रेंज होती है। तो जब भी हमारा डाटा एक रेंज या फिर कॉन्टिन्यूअस वैल्यूज में दिया होता है, तो हम लोग यहाँ पे हिस्टोग्राम का यूज करते हैं। तो हिस्टोग्राम का यूज आप लोग सिंपली समझो कि कॉन्टिन्यूअस डाटा और उसकी फ्रीक्वेंसी को शो करने के लिए हम लोग करते हैं। अब देखो, इससे पहले कि हम लोग यहाँ पे थ्योरी को डिस्कस करें, हम लोग डायरेक्टली इसको यहाँ पे एक एग्जांपल से समझते हैं। देखो, मान लो यहाँ पे आप लोग को जो है एग्जांपल कुछ इस तरीके का दिया हुआ है कि मेक अ हिस्टोग्राम फॉर फॉलोइंग डाटा, ठीक है। तो यहाँ पे मान लो आप लोगों से दिया हुआ है कि ये हमारा जो है कुछ एज ग्रुप दी हुई है, और मान लो यहाँ पे नंबर ऑफ पीपल दिए हुए हैं। तो यहाँ पे देखो, इस चार्ट को देख के भी आप लोग समझ तो रहे ही हो कि ये जैसे ये क्या है, एक डाटा का कलेक्शन ही तो है। एक हमने क्या हुआ, एक हमने मान लो सर्वे किया, जहां पे हमने देखा कि 0 से 10 साल के पांच पांच लोग हैं, ठीक है। 10 से 20 साल के हमें 4 लोग मिले, ठीक है, 4 बच्चे मिले या फिर कह सकते हो 4 लोग मिले, ठीक है। 20 से 30 साल के हमें तीन पर्सन मिले, ठीक है, तीन जो है पीपल मिले। 30 से 40 के 4 मिले, ठीक है। 40 से 50 के हमें 6 मिले, 50 से 60 के 2 और 60 से 70 के 6। तो ये हमने एक डाटा कलेक्ट किया। अब इसी डाटा को अगर मान लो हमें हिस्टोग्राम पे शो करना हो, तो हिस्टोग्राम पे कैसे शो करते हैं। तो देखो, हिस्टोग्राम पे शो करने के लिए सबसे पहला प्रिंसिपल क्या होता है कि सबसे पहला तो आप लोग यहाँ पे इस तरीके का एक्स और वाई का जो है कह सकते हो ग्राफ तैयार कर लो, ठीक है। आप लोगों को यहाँ पे एक्स और वाई का यहाँ पे एक कह सकते हो लाइनिंग बना लेनी है। यहाँ पे ये क्या होती है, ये हमारी एक्स एक्सिस होती है, आप लोग को पता होना चाहिए इतना। और ये हमारी क्या होती है, हमारी वाई एक्सिस होती है। अब देखिए, यहाँ पे हिस्टोग्राम में आप लोग करोगे क्या कि जो भी आप लोग का कॉन्टिन्यूअस सीरीज का डाटा होगा, ठीक है, वो आप लोग यहाँ पे लोगे हमेशा एक्स एक्सिस पे, ठीक है। मतलब ये जो डाटा है, ये जो एज वाला डाटा या फिर जो भी कॉन्टिन्यूअस सीरीज में जो डाटा दिया होगा, वो आप लोग लोगे एक्स वाली एक्सिस पे। और ये जो हमारी फ्रीक्वेंसी दी होगी, ठीक है, इस फ्रीक्वेंसी को आपको लेना है वाई एक्सिस पे। अब देखो, यहाँ पे हम लोग करते क्या है कि सबसे पहले आप लोग देखो कि एज ग्रुप में या फिर जो कॉन्टिन्यूअस डाटा है, उसमें सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, तो सबसे छोटी हमारी 0 है। और सबसे बड़ी कौन सी है, तो सबसे बड़ी हमारी 70 है। तो देखो, जो सबसे बड़ी वैल्यू, अच्छा यहाँ पे एक चीज ध्यान देना है और भी, कि यहाँ पे सारे जो कह सकते हो जो हमारा रेंज है, ठीक है, तो जो रेंज गैप है वो सेम होना चाहिए। मतलब
जैसे सभी के बीच में आप लोग देख रहे हो तो 10-10 का ही गैप है, जैसे 0 से 10 में कितना है, 10 ही है ना? मतलब क्लास इंटरवल सभी की सेम होनी चाहिए। तो अगर सेम है और यहाँ पे फिर आप अगर सेम है, सबसे पहले आप लोग ये देख लो और उसके बाद देखो कि सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, सबसे छोटी कौन सी है। तो 0 सबसे छोटी है, 70 सबसे बड़ी है। अब यहाँ पे देखो आप लोग को करना क्या है कि जो एक्स एक्सिस है इस पे आप लोग यहाँ पे 10-10 के गैप में नंबरिंग जो है लिखते जाओ। जैसे यहाँ पे देखिए पहला हमारा क्या हो जाएगा, 0 से 10, ठीक है, तो पहला हमारा ये 10 हो जाएगा। फिर आप लोग यहाँ पे 10 का गैप और ले लो तो यहाँ पे हो जाएगा 20, ठीक है। फिर 10 का और ले लो, फिर हमारा हो जाएगा 30। फिर हमारा और ले लो, कितना हो जाएगा 40। फिर हमारा 50। फिर हमारा 60। और फिर यहाँ पे हमारा कितना आ जाएगा 70। अब यहाँ पे देखो जितना दिया, जैसे 70 क्या है, 70 हमारा मैक्सिमम है, तो एक और ले लो आप लोग, ठीक है। 70 के बाद आप लोग यहाँ पे 80, मतलब जितना दिया उससे एक ज्यादा ही ले लो। वैसे तो एक ज्यादा का कोई काम नहीं लगेगा, लेकिन ले लो, ठीक है, थोड़ा सा ग्राफ अच्छा दिखेगा। और उसके बाद यहाँ पे जो वाई एक्सिस है, तो वाई एक्सिस में हमें क्या, हमें जो है फ्रीक्वेंसी शो करनी है। अब फ्रीक्वेंसी में भी देखो कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितनी है, तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी हमारी 6 है ना? तो अब यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे जो है यहाँ पे भी वाई एक्सिस पे भी नंबरिंग करनी है। अब यहाँ पे भी आप, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जैसे सिर्फ 6 ही है तो हम लोग एक एक के गैप पे नंबरिंग करेंगे। जैसे पहला हो गया 1, फिर हो गया 2, फिर यहाँ पे हम लोग 3 ले लेते हैं, फिर यहाँ पे 4, 5, ठीक है, फिर 6। तो 6 हमारी मैक्स है, तो एक और ले लेते हैं, 7 हो गया। अब देखो अब हमें करना क्या है, अब यहाँ पे जैसे देखो यहाँ पे क्या है कि 0 से 10 एज ग्रुप वाले कितने लोग हैं, 5। तो यहाँ पे देखो 0 से 10 हमारा यहाँ पे है, ठीक है, और 0 से 10 में लोग कितने दिखा रहे हैं, 5। तो आप लोग करो क्या कि देखो यहाँ पे ये जो 5 है, ठीक है, और ये जो 10 है, ठीक है, तो यहाँ पे देखो 5 और 10 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा कुछ। अब देखो जहां पे भी 5 और 10 मैच हो रहे हैं, ठीक है, देखो y का 5 और x का 10, ये यही तो आ रहा है। तो अब इसको करो क्या, यहाँ पे आप लोग खींचो एक लाइन इस तरीके से, और फिर एक लाइन खींचो यहाँ पे इस तरीके से, और ये आप लोग यहाँ पे मिला दो, ठीक है। तो ये हो गया पहला। उसके बाद देखो दूसरा क्या है, 10 से 20 के कितने हैं, 4। तो देखो 10 से 20, तो 10 से 20 के कितने हैं, 4। तो देखो 4 और यहाँ पे 20 कहाँ पे मिलेगा, ये देखो, तो यहाँ पे देखो ये रहा 4 और ये रहा 20, तो ये कुछ यहाँ पे मिल जाएगा क्या। अब जैसे यहाँ पे मिला, तो अब आप लोगों को क्या करना है, यहाँ से एक लाइन जोड़नी है और यहाँ से एक लाइन जोड़नी है। उसके बाद देखो क्या है, उसके बाद 20 से 30 के कितने हैं, 3। तो अब देखो 20 से 30, तो 30 और 3, देखो जो बाद वाली वैल्यू है इसको आप लोग को कनेक्ट करना है। तो यहाँ पे देखो जो 30 और 3, तो 3 यहाँ पे है, तो 3 यहाँ पे और 30 देखो यहाँ पे, तो ये कुछ यहाँ पे मिल रहा है। देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखो तो आप लोग यहाँ से 30 भी मिल रहा है, यहाँ से 3 भी मिल रहा है, ठीक है। तो ये हमारा इस तरीके से यहाँ पे आ गया। फिर आप लोग देखो तो यहाँ पे 30 से 40 वाले कितने हैं, 4। तो देखो 30 से 40 वाले फिर से कितने, 4। तो 4 देखिए यहाँ पे था, तो ये कुछ यहाँ पे आ जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। फिर हमारा 40 से 50 वाले कितने हैं, 6। तो 40 से 50 वाले हमें 6, तो 6 देखो यहाँ पे है, और कितना 50 यहाँ पे है, तो 6 और 50, ठीक है। तो ये लाइन आप लोग यहाँ खींचो, ठीक है, फिर इसको बढ़ाओ, फिर ऐसे मिला दो। फिर 50 से 60 वाले कितने हैं, 2। तो देखो 2 यहाँ पे है और 60 यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 2, तो 50 से 60 वाले 2 हो गए। उसके बाद 60 से 70 वाले 6, तो 60 से 70 वाले दोबारा से देखो 6, तो 6 कहाँ पे है, 70 यहाँ पे और 6 देखो यहाँ पे, तो ये हो गया। तो ये हमारा हो जाएगा 70, ठीक है। तो देखिए इस तरीके से हम लोग यहाँ पे हिस्टोग्राम बनाते हैं, तो यही हमारा हो जाता है हिस्टोग्राम। तो हिस्टोग्राम में बेसिकली क्या होते हैं, हिस्टोग्राम में हमारे बार्स होते हैं जो कि एक दूसरे से बिल्कुल एडजेसेंट होते हैं, मतलब इनके बीच में कोई गैप नहीं होता है। और इस अच्छा देखो अब यहाँ पे इस ग्राफ से आप लोग कैसे डाटा एनालिसिस कर सकते हो, देखो बहुत ही सिंपल है। क्या इस ग्राफ को देख के आप लोग को नहीं समझ में आ रहा है कि जैसे यहाँ पे 0 से 10 वाले कितने लोग हैं, जैसे यहाँ पे हम लोग अगर इस वाले को बोल दें जो है नंबर्स, ठीक है, नंबर ऑफ पीपल, ठीक है, नंबर ऑफ पीपल, और इस वाले को बोल दें एज ग्रुप, ठीक है, एज ग्रुप। तो यहाँ पे देखो क्या आप लोग को जो है इस ग्राफ से या फिर इस हिस्टोग्राम से डाटा नहीं समझ में आ जाएगा कि भाई देखो एज ग्रुप का क्या मतलब है कि 0 से 10 वाले कितने हैं, 5 बच्चे हैं। 10 से 20 वाले कितने हैं, 4 हैं, ठीक है। 20 से 30 वाले कितने हैं, 3 हैं, ठीक है। 30 से 40 वाले कितने हैं, हमारे 4 हैं। तो यहाँ पे देखो जैसे इस डाटा में तो चलो हमारा नंबर छोटे थे, तो यहाँ पे आप लोग को लग रहा होगा कि इसमें क्या ही फर्क हो गया, लेकिन जब बहुत बड़े बड़े डाटा, कॉम्प्लेक्स डाटा होते हैं, तो उसको हिस्टोग्राम में शो करना हमारे लिए काफी जो है सिंपल हो जाता है। तो यही देखिए हमारा सिंपल सा हिस्टोग्राम होता है। तो ये बहुत ही सिंपल होता है ना, कितना ही सिंपल है। तो इसमें देखिए वही चीज है कि हिस्टोग्राम हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉन्टिन्यूअस डाटा का, जहां पे डाटा हमारा डिवाइड होता है क्लास इंटरवल से, और यहाँ पे हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं एडजेसेंट बार से। एडजेसेंट मतलब क्या होता है कि
देखो यहाँ पे ये जो, देखो सबसे पहले बात समझो, इसको हम लोग बोलते हैं बार, ये जो दिख रहा है बार है, और ये क्या है, ये बिल्कुल एडजेसेंट है, मतलब एक दूसरे से बिल्कुल टच्ड है ना, बिल्कुल भी अलग नहीं है। और यहाँ पे इसका यूज हम लोग कॉन्टिन्यूअस डाटा के लिए करते हैं, ठीक है। बार्स भी हमारे कॉन्टिन्यूअस होते हैं। देखो ये बार, ये जो बार है, ये जो हमारे बिल्कुल अगल बगल है, ये दिखा क्या रहे हैं, ये दिखा ही यही रहे हैं कि हमारा जो डाटा है बिल्कुल कॉन्टिन्यूअस है, मतलब डाटा देखो एक दूसरे से एकदम जुड़ा हुआ है ना। ये नहीं है कि हमारा जो है पहले 0 से 10 हमने लिया, फिर हम लोग सीधे 20 से 30 ले रहे हैं। अगर ऐसा हो तो देखिए, ऐसे होने पे क्या होगा, बार हमारे अलग हो जाएंगे। लेकिन चूंकि डाटा बिल्कुल कॉन्टिन्यूअस है, पहले 0 से 10 है, फिर 10 से 20 भी है, 20 से 30 भी है, इसलिए यहाँ पे क्या होता है कि हमारा जो है बार हमारे कॉन्टिन्यूअस होते हैं। और हर बार देखो क्या होता है, एक क्लास इंटरवल को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे देखो ये वाला जो बार है, ये वाला, ठीक है, पार्टिकुलरली आप लोग इस वाले को देखो, तो ये वाला क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाला 0 से 10 वाली क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर उसके बगल वाले देखो 10 से 20 वाले को, फिर देखो 20 से 30, ये वाला हमारा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 20 से 30 वाले को। फिर ये वाला किसको कर रहा है, ये वाला हमारा जो है 40 से 50 वाले को, ठीक है। तो हर बार देखो इस तरीके से आप लोग को अब दिख रहा होगा, जैसे ये वाला अलग बार है, ये वाला अलग है, ये वाला अलग है, और हर बार क्या कर रहा है, एक क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये 0 से 10 को, ये 10 से 20 को, ये 20 से 30 को। उसके बाद यहाँ पे देखिए जो हमारा हाइट ऑफ बार है, देखो हाइट मतलब यहाँ पे हाइट होगा, तो हाइट ऑफ बार मतलब बार कितना बड़ा है, कितना ऊंचा है, वो रिप्रेजेंट कर रहा है फ्रीक्वेंसी को। जैसे देखो यहाँ पे हाइट किसकी, हाइट इसकी कितनी है, 5 तक है, तो इसका मतलब क्या है, 0 से 10 वाले की जो फ्रीक्वेंसी वो 5 है, ठीक है। और यहाँ पे इसकी हाइट कितनी है, 4 तक है, तो 10 से 20 वाले की जो फ्रीक्वेंसी है वो 4 है। तो जितनी हाइट है बार की, वो फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट कर रही है। और विथ हमारी बता रही है क्लास इंटरवल, विथ मतलब बार कितना चौड़ा है। तो देखो सिंपल सी बात है, एक बार आप लोग को दिख रहा है कि एक बार यहाँ से लेके यहाँ तक कितना चौड़ा है, ठीक है। तो ये हमारा क्या बता रहा है कि हमारा ये 0 से 10 वाली क्लास है। फिर यहाँ पे देखो ये हमारा 10 से 20 वाली क्लास है। अच्छा मान लो यहाँ पे अभी जो है क्लास मान लो 10 से 30 होती, तो बार क्या होता, तो बार हमारा ऐसे इतना चौड़ा हो जाता। तो बार की जो विड्थ है वो बताती है कि क्लास इंटरवल कितना बड़ा है, ठीक है, फिर क्लास इंटरवल को रिप्रेजेंट करता है। अब कंपोनेंट्स की बात करें तो यहाँ पे देखिए हमारा एक्स एक्सिस होता है जो कि क्लास इंटरवल को शो करता है। तो देखिए एक्स एक्सिस में क्या होता है, क्लास इंटरवल। फिर वाई एक्सिस में देखिए, वाई एक्सिस में हमारी फ्रीक्वेंसी होती है। बार्स हमारे क्या होते हैं, बार्स हमारा जो है रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को। देखो जितने बार हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 बार है, तो हमारे पास कितना, देखो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन भी हमारी कितनी थी, 7 ही तो थी। जैसे टोटल हमारे पास 7 ही तो थे। यहाँ पे देखिए आप लोग 1 2 3 4 5 6 7, तो जितनी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होंगी उतने हमारे बार बनेंगे। और नो गैप बिटवीन बार, ठीक है, नो गैप है, ये गैप होगा। तो ये हमारा शो करता है कि हमारा कॉन्टिन्यूटी है, मतलब यहाँ पे डाटा बिल्कुल कॉन्टिन्यूअस है। तो ये सारी चीजें हमारी इसके अंदर हो जाती हैं। बाकी देखिए सेम ग्राफ यहाँ पे बना हुआ है जो कि मैंने आप लोग को अभी बना के दिखाया, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप लोग जो है इसको देख सकते हो। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे बार ग्राफ में जो है डाटा को शो करते हैं, जो कि सबसे सिंपल तरीका होता है। नाउ नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे बात करते हैं पाई चार्ट के बारे में। तो ये भी हमारा एक बहुत ही सिंपल सा तरीका होता है जो है डाटा को शो करने का। अब देखो इसको भी अगर हम लोग यहाँ पे बहुत सिंपली समझना चाहें तो देखो इसमें हम लोग क्या करते हैं, डाटा को एक सर्कल के अंदर शो करते हैं। अब देखो इसको थोड़ा एक बहुत सिंपल एग्जांपल समझो। मान लो एक हॉस्पिटल है जिसके अंदर हमने सर्वे किया, हमें पता चला कि 50 पेशेंट इसके अंदर टीबी के हैं इस हॉस्पिटल में, 30 पेशेंट मलेरिया के हैं और 10 पेशेंट कैंसर के हैं। अब मान लो इसको हमें जो है अपने पाई चार्ट में शो करना है। तो पाई चार्ट में हम लोग करते क्या है, एक सर्कल बनाते हैं, ठीक है, और उस सर्कल में देखो जो सबसे ज्यादा डाटा है, ठीक है, उसको सबसे ज्यादा स्पेस देते हैं, फिर उससे कम वाले को उससे कम, और फिर सबसे कम वाले को सबसे कम स्पेस दे देते हैं। जैसे यहाँ पे इस मान लो देखो ये डाटा अगर आप लोग को नहीं भी दिया है और ये पाई चार्ट आप लोग को दिया है, तो आप लोग सिंपली इतना देख के बता सकते हो ना कि भाई देखो टीबी के हमारे मरीज सबसे ज्यादा होंगे क्योंकि टीबी में सबसे ज्यादा स्पेस है, फिर मलेरिया के उससे कम होंगे, और देखो कैंसर के सबसे कम है क्योंकि कैंसर में स्पेस सबसे कम है। तो ये हमारा पाई चार्ट हो जाता है। अब हालांकि देखो इसको हम लोग यहाँ पे अंदाजे से नहीं बनाते, इसको बनाने के कुछ रूल्स होते हैं, तो उसको हम लोग देखेंगे डेफिनेटली। बट सिंपली आप लोग समझ गए होंगे कि पाई चार्ट क्या होता है, कि पाई चार्ट हमारा एक सर्कुलर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है डाटा का, जहां पे होल, देखो होल सर्कल क्या होता है, 100% डाटा को रिप्रेजेंट करता है। मतलब देखो टोटल यहाँ पे जो डाटा है, जैसे टोटल यहाँ पे कितना है 90, तो ये टोटल जो सर्कल है वो 90 डाटा को रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन अब उसमें भी ईच सेगमेंट क्या होता है, ईच सेगमेंट यहाँ पे एक स्लाइस की तरफ से होता है। स्लाइस जैसे आपने पिज्जा खाया है, ठीक है, तो पिज्जा में क्या होता है, पिज्जा में हमारी 4 स्लाइसेज होती हैं। तो जैसे इसी तरीके से यहाँ पे क्या होता है कि इसी तरीके से यहाँ पे जो हमारा पाई चार्ट होता है उसमें स्लाइसेज होती है। जैसे ये वाली छोटी सी स्लाइस है तो ये सबसे कम वाले डाटा को रिप्रेजेंट कर रही है, फिर उससे बड़ी वाली उससे ज्यादा डाटा को, है ना।
तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे जो है शो करते हैं। और बाकी देखिए इसमें क्या होता है, सर्कल जो है टोटल डाटा को रिप्रेजेंट करता है, जो कि हमारा सेक्टर्स या फिर स्लाइसेज में डिवाइड होता है, जो कि हमारा, जैसे देखो इसको आप लोग स्लाइस बोल सकते हो, सेक्टर्स बोल सकते हो। और ईच सेक्टर एंगल इज प्रोपोर्शनल टू इट्स वैल्यू। अब यहाँ पे देखो एंगल से क्या रोल है, देखो यहाँ पे एक्चुअल में जो डाटा हम लोग बनाते हैं ना, तो डाटा मतलब इसमें हम लोग पाई चार्ट बनाने के लिए सबसे पहले एंगल कैलकुलेट करते हैं। अब कैसे करते हैं तो वो सारी चीजें हम लोग देखेंगे। बाकी आप लोग सिंपली समझो, एंगल कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है, वैल्यू डिवाइडेड बाय टोटल वैल्यू इनटू 360। देखो इसको एग्जांपल से समझते तब आप लोग समझोगे ज्यादा बेटर। देखो मान लो हमारे पास एक एग्जांपल दिया हुआ है कि सपोज अ हॉस्पिटल कलेक्टेड डेटा ऑन टाइप्स ऑफ ड्रग प्रिस्क्राइब्ड इन 1 मंथ। मतलब एक हॉस्पिटल में एक महीने के अंदर कितनी ड्रग और किस कैटेगरी की ड्रग प्रिस्क्राइब करेंगे उसका डाटा हमारा दिया गया है। तो मान लो कि एक महीने के अंदर 50 एंटीबायोटिक दी गई, 30 एनाल्जेसिक्स दी गई, 20 एंटी हाइपरटेंसिव, ठीक है, 15 हमारी एंटी डायबिटिक और 15 हमारी जो है एंटासिड्स जो है दी गई। मतलब ये हमारा शायद ये हमारा 25 है, ठीक है, सॉरी, तो ये हमारा 25 है, ठीक है, तो 25 हमारी एंटी डायबिटिक ड्रग जो है दी गई। तो ये मान लो डाटा है। अब टोटल डाटा कितना है, टोटल डाटा हमारा 140 है। अब यहाँ पे देखो ये चीज आप लोग नोट करना, टोटल डाटा कितना है 140। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या है, इस फॉर्मूले को हम लोग यहाँ पे नोट कर लेते हैं। एंगल, देखो सबसे पहले एंगल निकालना होगा। अगर आप लोग को ये बनाना है सही तरीके से तो सबसे पहले एंगल निकालना होगा। और एंगल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, एंगल निकालने का फॉर्मूला होता है वैल्यू डिवाइडेड बाई टोटल वैल्यू इनटू कितना 360 डिग्री। अब हमें देखो एंगल हमें हर एक डाटा का निकालना होगा। जैसे मुझे पता है, थोड़ा सा पेशेंस रखो, सारी चीजें समझ जाओगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो आप लोग के पास 5 ऑब्जर्वेशन दी हैं, ठीक है, 5 हमारे पास दवा दी हैं और उनके नंबर ऑफ प्रिस्क्रिप्शन दिए हुए हैं, ठीक है, कि यहाँ पे ये दवा इतनी बार दी गई, ये दवा इतनी बार, ये दवा इतनी बार। मतलब देखो है तो एक टाइप का वही ना, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का जो है कह सकते हो डाटा दिया हुआ है। अब इसको हमें क्या करना है, इसको हमें जो है अपने पाई चार्ट पे शो करना है। तो इसके लिए क्या करना होगा, हर एक का, ठीक है, हर एक ऑब्जर्वेशन का हमें एंगल कैलकुलेट करना होगा। और एंगल कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है, देखो जो भी वैल्यू दी हुई है, जैसे मान लो हमें एंटीबायोटिक का एंगल कैलकुलेट करना है, तो एंटीबायोटिक की वैल्यू कितनी दी हुई है 50, और टोटल वैल्यू कितनी है, टोटल वैल्यू है 140। जैसे ये टोटल हो गई, इसको जोड़ने पे आएगी तो टोटल आ जाएगी 140। और फिर इसको आप लोग को यहाँ पे डिवाइड किससे करना है, सॉरी मल्टीप्लाई किससे करना है, 360 से। तो इसी तरीके से हर एक वैल्यू का हमें क्या करना होगा, सबसे पहले एंगल निकालना होगा। तो यहाँ पे देखिए हमने सबसे पहले क्या हुआ है, हर एक वैल्यू का एंगल निकाला हुआ है। तो यहाँ पे देखिए जो एंटीबायोटिक का एंगल निकल के आया है वो 129 डिग्री आया है, फिर एनाल्जेसिक का 77 आया है, एंटी हाइपरटेंसिव का 51 आया है, फिर एंटी डायबिटिक का 64, फिर 39। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि एंगल चलो निकाल लिया, अब इस एंगल से करेंगे क्या हम लोग, कैसे मतलब हम लोग यहाँ पे एंगल से जो है डाटा को कैलकुलेट करेंगे। तो अब आप लोग यहाँ पे जो है ध्यान से देखना कि किस तरीके से हम लोग यहाँ पे एंगल से अपना पाई चार्ट बनाएंगे। अब देखो सबसे पहले आप लोग को लेना है एक प्रोट्रैक्टर, ठीक है। तो सबसे पहले आपने एक प्रोट्रैक्टर लिया। अब देखो सबसे पहले आप लोग यहाँ पे क्या करो, सेंटर में एक पॉइंट रखो, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करो, यहाँ पे आप लोग इस सेंटर पे बिल्कुल, अब देखो प्रोट्रैक्टर से कैसे यहाँ पे एंगल वगैरह बनाया जाता है इतना तो आप लोग को पता ही होगा। अब आप लोग को क्या करना है, अब हर एक एंगल को आप लोग को इस प्रोटेक्टर की हेल्प से बनाते जाना है। जैसे सबसे पहला एंगल कितना है 129 डिग्री, तो यहाँ पे देखो जैसे ये हमने रखा, ठीक है, तो यहाँ पे 129 देखो कहाँ पे आ रहा है, तो 129 कुछ यहाँ पे आ रहा है ना। तो आपने 129 पहला बनाया, अब यहाँ पे देखो इस पॉइंट से और इस पॉइंट को जोड़ दो, ठीक है। तो ये देखो ये हमने जो है इसको जोड़ दिया। अब यहाँ पे क्या करना है, अब यहाँ पे देखो दूसरा एंगल कितना है 77 डिग्री। अब इसको आप लोग को कैसे बनाना है, अब देखो पहले आपने यहाँ रखा था तो आपने 129 बनाया। अब आप लोग को इसको यहाँ पे रखना है, ठीक है, यहाँ पे इसकी इस लाइन पे, ठीक है। अब इस लाइन पे लेके आना है। अब इस लाइन पे देखो अब आप लोग को कितना बनाना है, तो वो कितना है 77। देखो ये चीज बहुत ध्यान से देखना, ठीक है, बिल्कुल करेक्ट वे में कैसे बनाते हैं यही तरीका होता है। तो यहाँ पे आपने बिल्कुल अब इसको, जैसे ये जो आपने 129 बना लिया था, अब इसको इस लाइन पे रखो, ठीक है, इस लाइन पे बिल्कुल ऐसे मैच करो। और फिर देखो 77 कहाँ पे आएगा, तो देखो 77 कुछ हमारा यहाँ पे आएगा, है ना। अब यहाँ पे देखो अब इसको मिला दो, तो ये हमारा जो है हो गया, ये वाला हो गया, ठीक है। फिर आप लोगों को देखो फिर कितना है 51। अब 51 के लिए क्या करना है, 51 के लिए सेम, अब आप लोग यहाँ पे रखो इसको। तो ये देखो ये हमने यहाँ पे रखा 51 हमारा यहाँ पे आएगा। अब इसको भी आप लोग मिला दो इस तरीके से, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे देखो नेक्स्ट क्या है हमारा 64। अब 64 के लिए हमें क्या करना है, बिल्कुल हमें यहाँ पे अब इस वाले पॉइंट पे रखना है, ठीक है। इसको बिल्कुल ऐसे मैच करते हुए फिर यहाँ पे कितना है 64। तो 64 देखिए हमारा कुछ यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे हमारा 64 आ गया। तो यहाँ पे हम लोग मिला लेते हैं 64 को, ठीक है। और उसके बाद देखिए लास्ट हमारा क्या है 39। अब 39 के लिए हम लोग क्या करेंगे, अगेन हम लोग यहाँ पे जो है
इससे हम लोग यहाँ पे मैच करते हुए, ठीक है, यहाँ पे रखेंगे और 39, देखो 39 हमारा जो है कुछ यहाँ पे आएगा, यहाँ पे, ठीक है। तो अब इसको भी हम लोग यहाँ पे मिला लेंगे। अब देखो जब इस तरीके से हमने ये सारी चीजें मिला ली, अब आप लोग को लेना है यहाँ पे हमारा, अब आप लोग यहाँ पे क्या करो, अब आप लोग यहाँ पे हमारा इसको पकड़ो ऐसे, ठीक है, इसको सेंटर पे रखो और यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसको यहाँ पे रखो। मुझे पता है बहुत आप लोगों को लग रहा होगा इतना कुछ, देखो ये वैसे तो ये सब चीजें करनी नहीं पड़ेंगी, ठीक है, एग्जाम में इतना कुछ, लेकिन यहाँ पे देखो जो एक्चुअल तरीका है वो ये होता है, ठीक है। अब आप लोग यहाँ पे सर्कल ड्रॉ कर लो, तो यहाँ पे देखिए अब हमारा यहाँ पे ये परफेक्ट जो है पाई चार्ट बन के आ गया है। अब देखो यहाँ पे ये जो वाला जो एरिया था, ये वाला जो एरिया था ये कितना था, देखो ये वाला एरिया देखो कितना हमने निकाला था, ये था हमारा 129 डिग्री। और 129 डिग्री किसके लिए था, एंटीबायोटिक के लिए। तो देखो ये सेक्शन किसका हो गया, ये सेक्शन हो गया एंटीबायोटिक का, ठीक है। फिर देखो ये जो नेक्स्ट वाला था ये किसका था, ये हमारा था एनाल्जेसिक का, एनाल्जेसिक, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो नेक्स्ट ये वाला किसका था, एंटी हाइपरटेंसिव, एंटी हाइपरटेंसिव। और उसके बाद देखो ये वाला नेक्स्ट किसका था, एंटी डायबिटिक, एंटी डायबिटिक। अब उसके बाद देखो ये वाला किसका है, ये वाला है हमारा एंटासिड्स। अब यहाँ पे देखो, अब हम लोग यहाँ पे डाटा पे वापस जाते हैं, तो हमारा डाटा क्या था, देखो सबसे ज्यादा हमारा प्रिस्क्रिप्शन किसके थे, एंटीबायोटिक के। तो आप लोग को दिख रहा है सबसे बड़ा एरिया किसका है, एंटीबायोटिक का। तो इस पाई चार्ट में आप लोग को दिख रहा है कि सबसे ज्यादा जो प्रिस्क्रिप्शन है वो एंटीबायोटिक के गए हैं। उसके बाद देखो उसके बाद सबसे ज्यादा प्रिस्क्रिप्शन किसके गए हैं, हमारे एनाल्जेसिक के। तो भाई देखो एंटीबायोटिक के बाद सबसे बड़ा एरिया किसका दिख रहा है, एनाल्जेसिक का। जैसे एनाल्जेसिक और एंटीडायबिटिक का एरिया थोड़ा सिमिलर लग रहा होगा, लेकिन फिर भी देखो एंटीडायबिटिक कितना है 25 और एनाल्जेसिक कितना है 30। तो 30 थोड़ा सा बड़ा है, ये थोड़ा सा छोटा है, ठीक है। तो सेकंड ये थर्ड नंबर पे ये आ गया। फिर फोर्थ नंबर पे देखो, फोर्थ नंबर पे सबसे छोटा कौन सा है, एंटी हाइपरटेंसिव। तो देखो ये एंटी हाइपरटेंसिव। और सबसे छोटा देखो कौन सा है लास्ट में, एंटासिड। तो ये 15। तो ये देखो ये सबसे छोटा ये वाला हमारा गया। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे पाई चार्ट जो है बनाते हैं। आई होप कि आप लोग यहाँ पे समझ गए होंगे कि कैसे इसमें कैलकुलेशन वगैरह करते हैं, ठीक है। और ये हमारा हो जाता है पाई चार्ट। और अब हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट बात करें अपने क्यूबिक ग्राफ के बारे में। तो देखिए क्यूबिक ग्राफ क्या होता है, देखो सबसे पहले क्यूब क्या होता है, क्यूब मतलब पावर 3, ठीक है। मतलब किसी की भी पावर जब 3 होती है तो उसको हम लोग बोलते हैं क्यूब, है ना। जैसे अगर पावर 2 होती है तो क्या बोलते हैं, स्क्वायर। जैसे क्या बोलते हैं हम लोग, जैसे 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9 होता है, और 3 का क्यूब क्या होता है, 27 होता है। तो ये चीज तो आप लोग को पता ही होगी ना। तो क्यूबिक ग्राफ का मतलब होता है, सबसे पहले ये समझो कि हम लोग यहाँ पे क्यूबिक इक्वेशन की क्या, क्यूबिक इक्वेशन को एक ग्राफ पे रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब यहाँ पे जो जिस इक्वेशन का हम लोग ग्राफ बनाएंगे वो क्यूबिक इक्वेशन होगी। तो क्यूबिक इक्वेशन मतलब क्या, कि जिसमें आप लोग को जो है सबसे हाईएस्ट डिग्री 3 देखने को मिलेगी कम से कम, है ना। तो यहाँ पे देखिए, जैसे इसकी जनरल इक्वेशन की बात करें तो ये हमारी कुछ इस तरीके से देखने को मिलती है। देखो मुझे पता है थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हो। देखो यहाँ पे एक्चुअल में इस इक्वेशन का ग्राफ हम लोग थोड़ी बनाते हैं। इस इक्वेशन की हेल्प से हम लोग क्या होता है, एक्स और वाई की वैल्यू निकालते हैं और फिर उसका ग्राफ बनाते हैं। आपने रिग्रेशन पढ़ा था ना, रिग्रेशन में भी कुछ ऐसा होता था, वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। तो यहाँ पे भी देखो सेम यही जो दी हुई है, वाई की वैल्यू दी हुई है। देखो वाई इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। मतलब यहाँ पे देखो जब आप लोग एक्स और ए बी सी की वैल्यू रखोगे तो यहाँ पे वाई निकल आएगा। तो हमें वही y और x निकालना है और उसका फिर उसका ग्राफ बनाना है। लेकिन निकालने के लिए जो इक्वेशन दी होगी वो क्यूबिक फॉर्म में होगी। अच्छा देखो क्यूबिक फॉर्म में होने का मतलब ये नहीं कि जैसे एक चीज समझो कि इसमें हमेशा हाईएस्ट पावर तो 3 होगी। जैसे x की, जैसे हमारी इक्वेशन कुछ इस तरीके से दी होगी y इज इक्वल टू एक्स करके, तो यहाँ पे x की हाईएस्ट पावर 3 होगी। लेकिन उसके बाद देखो जो स्मॉलेस्ट पावर है वो कुछ भी हो सकती है। हो सकता है आप लोग को एक्स स्क्वायर भी देखने को मिले, हो सकता है x की पावर 1 भी देखने को मिले, और हो सकता है कि आप लोग को जो है हो सकता है एक्स स्क्वायर ना भी देखने को मिले, लेकिन एक्स क्यूब जरूर देखने को मिलेगा, ठीक है। मतलब जो भी हमारी क्यूबिक इक्वेशन होगी उसमें आप लोग को एक्स क्यूब जरूर देखने को मिलेगा। तो इसीलिए देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि यहाँ पे कह सकते हो बी, सी और डी ये तीनों जीरो भी हो सकते हैं। देखो अगर मान लो बी जीरो हो गया तो बी जीरो होने का मतलब क्या है, बी जीरो होने का मतलब है एक्स स्क्वायर गायब हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देखो बी जीरो होगा तो जीरो इंटू एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, जीरो, तो एक्स स्क्वायर गायब हो गया। अगर सी जीरो हो गया तो सी एक्स तो एक्स गायब हो गया, और अगर डी जीरो हो गया तो डी भी गायब हो गया। लेकिन देखो ए जीरो नहीं हो सकता। अगर ए जीरो हो गया तो क्या होगा, एक्स क्यूब भी गायब हो जाएगा। तो ये क्यूबिक इक्वेशन ही नहीं रहेगी। इसीलिए यहाँ पे देखो हमेशा आप लोगों को एक्स क्यूब जरूर देखने को मिलेगा। हो सकता है आप लोग को एक्स स्क्वायर ना भी देखने को मिले, हो सकता है देखने को भी मिले। एक जनरल इक्वेशन ये होती है। बाकी आप लोग ये समझो कि इस जनरल इक्वेशन में ए को छोड़ के बाकी कुछ भी जो है जीरो हो सकता है, ठीक है। लेकिन ए जीरो कभी भी नहीं होगा, और हो सकता है कोई और भी ना हो। अब इसमें हम लोग यहाँ पे बात करें तो
देखो यहाँ पे एक्चुअल में हम लोग अभी जब इसमें ग्राफ बनाएंगे तो आप लोग देखोगे कि इसमें हमारे पास एक एक्स एक्सिस होगी, एक वाई एक्सिस होगी, ठीक है। और यहाँ पे देखो क्या होता है, जैसे आप लोग को सिंपली इसमें दिख ही रहा है कि जैसे जो एक्स है ये क्या है, एक्स हमारी है इंडिपेंडेंट वैल्यू। जैसे एक्स, जैसे वाई की वैल्यू हमें किससे पता चलेगी, एक्स की वैल्यू से। जैसे जब एक्स की वैल्यू हमें पता चलेगी तभी हमें वाई पता चलेगा। तो वाई क्या है, एक्स पे डिपेंड कर रहा है। देखो सिंपल सी बात है, अगर आप लोग को वाई निकालना है तो सबसे पहले आप लोग को एक्स की वैल्यू पता होगी। एक्स की अलग अलग वैल्यू पे वाई की अलग अलग वैल्यू आएंगी। तो वाई क्या है, एक्स पे डिपेंड कर रहा है। तो एक्स क्या है, इंडिपेंडेंट वैल्यू है, वाई हमारी डिपेंडेंट वैल्यू है। और अभी आप लोग जब इसका ग्राफ बनाओगे, तो अभी हम लोग इसका ग्राफ बनाएंगे तो हम आप लोग देखोगे कि यहाँ पे हमारा जो है बेसिकली जो है हमारा कर्व बन के आता है एक ग्राफ का, ठीक है। तो वो कर्व हमारा जो है क्यूबिक रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करता है। तो एग्जाम्पल के लिए देखिए हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं कि हमारे पास एक इक्वेशन दी हुई है। देखो बहुत ध्यान से देखना, हमारे पास इक्वेशन क्या दी हुई है, वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 2। अब देखो अगर आप लोग इस इक्वेशन को इससे कंपेयर करो तो इसमें देखो क्या है, इसमें आप लोग को एक्स स्क्वायर वाला टर्म नहीं दिख रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि b हमारा 0 हो गया होगा। और यहाँ पे देखो एक्स क्यूब आप लोग को दिख रहा है लेकिन a नहीं दिख रहा है। तो इसका मतलब क्या है, a की वैल्यू 1 है ना भाई। a की वैल्यू 0 नहीं हो सकती लेकिन 1 तो हो सकती है ना, इसीलिए 1 a नहीं दिख रहा है। और बाकी देखो आप लोग को cx दिख रहा है, तो c क्या है, यहाँ पे 3 है। और बाकी d भी आप लोग को दिख रहा है। तो मान लो ये हमारी कुछ इक्वेशन दी हुई है, ठीक है। अब इसकी हेल्प से हमें क्या पता लगाना है, हमें x और y की कुछ वैल्यू निकालनी है। अब यहाँ पे देखो वैल्यू भी दी हुई है, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि जो x है उसकी वैल्यू आप लोग को रखनी है -3 से लेके +3 तक, ठीक है। मतलब x की वैल्यू बहुत सिंपली समझो, इसमें आप लोग को y निकालना है किन किन वैल्यू पे, y आप लोग को निकालना है x की वैल्यू -3 से लेके +3 रख के। यानी आप लोग एक बार x को -3 रखोगे, एक बार x को -2 रखोगे, एक बार x को -1 रखोगे, एक बार x को 0 रखोगे, फिर आप लोग x को 1 रखोगे, x को 2 रखोगे, x को 3 रखोगे। और यहाँ पे इन सातों वैल्यू पे आप लोग निकालोगे कि y क्या निकल के आ रहा है, ठीक है। तो x की वैल्यू देखो दी हुई है, x की वैल्यू क्या क्या दी हुई है, एक नहीं बल्कि 7 वैल्यू दी हुई है। देखो x की वैल्यू हमें एक रेंज में दी हुई है कि x की वैल्यू हमें रखनी है -3 -2 1 -1 0 1 2 3। और इन सातों वैल्यू पे y क्या निकलेगा वो आप लोग को निकालना है। और फिर x और y को निकाल के आप लोग को ग्राफ बनाना है, ठीक है। तो ये होता है क्यूबिक ग्राफ। तो अब देखो अगर हम लोग यहाँ पे कैलकुलेशन करें तो यहाँ पे देखो जैसे हमारी इक्वेशन जो है कुछ इस तरीके से दी हुई है, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 2। तो यहाँ पे देखो जैसे अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो जैसे x की वैल्यू क्या है, सबसे पहले हमें -3 दी हुई है, ठीक है। तो -3 अगर हम लोग यहाँ पे इक्वेशन में रखेंगे तो यहाँ पे देखिए क्या निकल के आएगा, एक्स क्यूब। जैसे -3 जब आप लोग यहाँ पे एक्स क्यूब में रखोगे तो आ जाएगा -27, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो जब आप लोग यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या है -3, और -3 आगे भी दिया हुआ है, तो -3 इंटू -3 कितना हो जाएगा, +9 हो जाएगा। और +2, तो +2 तो हमारा दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखो जब आप लोग x की वैल्यू -3 रखोगे तो y की वैल्यू कितनी निकल के आएगी। तो आप लोग यहाँ पे जब इन सारी चीजों को जोड़ोगे, ठीक है, तो यहाँ कितना आ जाएगा -27 प्लस 11। तो यहाँ पे देखिए माइनस प्लस क्या होगा, माइनस, और 27 में 11 माइनस होगा तो कितना बचेगा, -16। अब माइनस क्यों आया, क्योंकि बड़े वाले नंबर के आगे माइनस है। तो यहाँ पे देखिए इसी तरीके से जब आप लोग x की वैल्यू -2 रखोगे तो y की वैल्यू 0 आएगी, x की वैल्यू -1 रखोगे तो y की वैल्यू 4 आएगी, x की वैल्यू 0 रखोगे तो y की वैल्यू 2 आएगी, ठीक है। फिर इसी तरीके से देखिए हमने निकाल लिया है कि x की वैल्यू जब हमने इस तरीके से -3 -2 -1 रखी तो y की वैल्यू क्या निकल के आई। समझ रहे हो ना, देखो समझना पड़ेगा, बहुत सिंपल है, बस थोड़ा सा बहुत बेसिक सी मैथ्स है भाई। y की इक्वेशन दी हुई है हमें, x की वैल्यू हम लोग रख के y की वैल्यू निकाल रहे हैं। x की वैल्यू जब आपने -3 रखी तो y की वैल्यू -16 आई, फिर ठीक है। इसी तरीके से आपने जब ये सारी वैल्यू रखी तो ये सारी वैल्यू आई। अब यहाँ पे हमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है, हमें बनाना है क्यूबिक ग्राफ। अब क्यूबिक ग्राफ बनाने का तरीका क्या होता है, देखो सबसे पहले तो आप लोग को यहाँ पे इस तरीके का हमारा यहाँ पे एक ग्राफ बना लेना है, या फिर कह सकते हो इस तरीके की एक जो है आप लोग को लाइनिंग बना लेनी है, जहां पे आप लोग को देखो, जहां पे आप लोग को एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के लिए हमें कुछ इस तरीके से जो है लाइन्स बना लेनी है। देखो एक लाइन यहाँ पे हो गई एक्स एक्सिस की, एक हो गई यहाँ पे वाई एक्सिस की, ठीक है। अब एक चीज समझो, जो एक्स और वाई एक्सिस जहां पे कट कर रहे होते हैं तो ये पॉइंट हमारा यहाँ पे होता है 0, ठीक है। देखो इसको बहुत सिंपली समझो, आप लोगों ने इतना तो पढ़ा ही है ना कि जैसे 0 के राइट हैंड साइड जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, पॉजिटिव होती है x के लिए, और 0 के लेफ्ट हैंड साइड पे x की जो वैल्यू होती है वो नेगेटिव होती है। इतना तो आप लोग जानते हो ना।
तो x के देखो, x के 0 से इधर वाली जो वैल्यू होंगी वो हमने पॉजिटिव ले ली है, और 0 से इधर वाली जो वैल्यू वो नेगेटिव ले ली है। अच्छा y में क्या होता है, y में देखो, y में 0 से ऊपर वाली जो वैल्यू होती है वो पॉजिटिव होती है। जैसे आपने कभी भी जब आप लोग यहाँ पे एक्स वाई का ग्राफ बनाते हो इस तरीके से, तो यहाँ पे आप लोग हमेशा इधर भी और इधर भी पॉजिटिव वैल्यू लेते हो ना, तो देखो ये क्या है, ये ऊपर जा रहा है और ये राइट हैंड पे जा रहा है। तो देखो जैसे अगर आप लोग इतना हटा दो तो देखो इतना आप लोग को दिख रहा है ना, जैसे ये ऊपर वाला है, ये इधर वाला है, तो ये भी पॉजिटिव होगा, ये भी पॉजिटिव होगा। अब यहाँ पे देखो जैसे x में लेफ्ट हैंड वाली वैल्यू हमेशा निगेटिव होती है, उसी तरीके से y में जो हमारी नीचे वाली वैल्यू होती है, ठीक है, y में जो हमारी नीचे वाली वैल्यू होती है ये हमेशा निगेटिव होती है। तो यहाँ पे देखो अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे इन वैल्यूज के लिए हमें क्यूबिक ग्राफ बनाना है। अब वैल्यूज देखो आप लोग को x की माइनस में भी दी हुई है, प्लस में भी दी हुई है, y की भी सेम इसी तरीके से आप लोग को वैल्यू देखो माइनस में भी दी हुई है और प्लस में भी दी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अब हम लोग यहाँ पे जब इन सारी वैल्यूज को रख के, ठीक है, इन सारी वैल्यूज को रख के हम लोग यहाँ पे जब अपना जो है ग्राफ बनाएंगे, ठीक है, तो ग्राफ देखिए अब यहाँ पे इसमें हमने क्या करना है, इसमें हमें यहाँ पे इन सारी वैल्यूज को रखना है। देखो थोड़ा पेशेंस के साथ यहाँ पे समझना। जैसे देखो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक्स और वाई की पहली वैल्यूज को रखते हैं। देखो हमारे पास 7 वैल्यूज हैं टोटल, एक्स की टोटल 7 वैल्यू है, वाई की टोटल 7 वैल्यू है। हर वैल्यू को हमें यहाँ पे इस ग्राफ में पुट करके और फिर यहाँ पे एक हमें जो है कर्व बनाना है। तो यहाँ पे देखो एक्स की पहली वैल्यू क्या है, -3। जब देखो जब एक्स -3 है तो वाई कितना है, -16। अच्छा देखो y में -16 कहाँ पे आएगा, -16 y में यहाँ पे आएगा। देखो यहाँ पे हमने इसको बनाया किस तरीके से, हमने देखा है कि x की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, तो x की मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे +3 है और मिनिमम है -3। तो हमने क्या किया, जैसे जितनी होती है उससे एक ज्यादा बना लेते हैं। तो यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू x की +3 है तो हमने 4 बना लिया, ठीक है, और इधर -3 है तो हमने -4 तक बना लिया। अच्छा y की मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे +20 है ना, और मिनिमम वैल्यू -16 है, तो यहाँ पे क्या किया हमने, माइनस में भी 20 तक बना लिया और प्लस में भी हमने 20 तक बना लिया, ठीक है। 21 बना लो आप लोग, एक ज्यादा ही कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग देखेंगे जैसे x की वैल्यू जब -3 है तो y की वैल्यू क्या है, -16। तो यहाँ पे देखो x -3 कहाँ पे है, यहाँ पे है, और y -16 कहाँ पे है, तो देखो y -16 कहाँ पे, यहाँ पे। तो -3 और -16, तो इन दोनों को अगर हम लोग मिलाएं तो क्या ये पॉइंट कुछ यहाँ पे बनेगा। देखो इस पॉइंट को अगर आप लोग देखो तो इस पॉइंट से देखो, इस पॉइंट से जैसे अगर आप लोग यहाँ पे, एक सेकेंड, इस पॉइंट से अगर आप लोग यहाँ पे देखो, ठीक है, तो देखो इस पॉइंट से आप लोग देखो तो जैसे इस वाले पॉइंट से देखो 16 भी मिल रहा है ना, -16 भी मिल रहा है, और -3 भी इस वाले पॉइंट से मिल रहा है आप लोग को, कि नहीं मिल रहा है, बिल्कुल सीधे में मिल रहा है कि नहीं। तो ये वाला पॉइंट जो है बिल्कुल रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, x यानी कि -3 और y यानी कि -16 को। उसके बाद देखो सेकंड पॉइंट क्या है, -2 और y 0। देखो जब x -2 है, देखो x -2 है तो y कितना है, 0। तो -2 और 0 देखो कहाँ मिलेंगे, -2 और 0 बिल्कुल यहीं पे मिलेंगे, क्योंकि देखो यही पॉइंट, ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट वो पॉइंट है जहां पे y 0 है और x -2 है। तो दूसरा पॉइंट हमें यहां मिला, तो ये कौन सा है, -2 और 0 वाला पॉइंट, ठीक है। फिर तीसरे में देखो, तीसरे में जब x -1 है तो y कितना है, 4 है। x देखो x -1 है तो y कितना है, 4 है, तो y 4 कहाँ पे है, यहाँ पे, और ये -1 यहाँ पे, यानी ये वाला पॉइंट कुछ यहाँ पे मिलेगा। देखो यहाँ से ये दोनों सेम है ना, तो ये क्या हो जाएगा, -1 और 4, ठीक है। उसके बाद देखो क्या है, 0 और 2, यानी x जब 0 है तो y कितना है, 2 है। देखो y जो है 2, तो y 2 कहाँ पे, यहाँ पे, और x 0 कहाँ है, यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो ये वाला पॉइंट कुछ यहाँ पे मिलेगा। अब उसके बाद देखो नेक्स्ट कौन सा है हमारा, जब x 1 है तो y कितना है, 0 है। अब देखो x 1 है, x +1 है, देखो x +1 है तो y कितना है, 0। तो देखो 0 y यहाँ पे है और x +1 यहाँ पे है, तो ये वाला पॉइंट यहाँ पे हो गया। देखो एक काम करते हैं, नंबरिंग करते चलते हैं। ये हो गया पहला पॉइंट, ठीक है, फिर ये दूसरा, फिर ये तीसरा, फिर ये हमारा चौथा, और ये पांचवा। अब उसके बाद देखो छठा पॉइंट, छठा पॉइंट पे क्या है, x 2 है तो y 4 है, x 2 यानी कि पॉजिटिव में 2, x 2 तो y 4, तो ये वाला पॉइंट कुछ यहाँ मिलेगा, तो ये हमारा छठा पॉइंट हो गया। और उसके बाद देखो सातवां पॉइंट क्या है, x 3 है तो y 20 है। देखो x 3 यानी x पॉजिटिव का 3, तो y है कितना, पॉजिटिव का 20, तो ये वाला पॉइंट सीधे जो है कुछ यहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमारा सातवां पॉइंट हो गया। अब हमें क्या करना है, हर एक पॉइंट को हमें जोड़ देना है। तो यहाँ पे देखो हम लोग क्या करेंगे, इसको जो है यहाँ पे आपने जो है ये पहला दूसरा, देखो पहला दूसरा तीसरा चौथा, ठीक है,
फिर यहाँ पे पांचवा, फिर छठवां, और फिर इस तरीके से सातवां। देखिए इस तरीके से हमें यहाँ पे हमारा क्यूबिक ग्राफ का जो है कह सकते हो जो है ग्राफ देखने को मिलता है। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे कि कैसे आप लोग को यहाँ पे बनाना है। ठीक है, एक्स और वाई की जो वैल्यूज हैं उनको आप लोग को यहाँ पे पुट करनी है, जहां जहां वो पॉइंट मिलेंगे वहां वहां पे पॉइंट पुट करने हैं, और उसके बाद आप लोग को यहाँ पे जोड़ते हुए हमारा यहाँ पे जो है एक कर्व इस तरीके से बना देना है। तो ये आप लोग का जो है क्यूबिक ग्राफ बन के तैयार हो जाता है। आई नो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था, बट आई होप कि थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा। बाकी देखो, अब अगर नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे बात करें अपने रिस्पॉन्स सरफेस प्लॉट के बारे में, तो अब देखो अगर मैं आप लोगों से सच बताऊं ना, तो ये तो बहुत ज्यादा टिपिकल है। ठीक है, इसका जो ग्राफ बनता है वो अगर आप लोग थोड़ा देखो तो ये कुछ इस तरीके का ग्राफ बनता है। तो इसको देखो, इसको हम लोग बहुत ज्यादा नहीं समझ सकते हैं क्योंकि ये अपने आप में एक बहुत डिटेल टॉपिक है, और वैसे थोड़ा बहुत आप लोग को यूनिट 5 में भी इसके बारे में पढ़ना है। लेकिन आप लोग ये समझो कि थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं जैसे ये करना क्या चाहता है। देखो, जो रिस्पॉन्स सरफेस प्लॉट है, सबसे पहले ये 3D ग्राफ होता है। देखो ये 3 डायमेंशन में बनता है ये ग्राफ, ठीक है, ये 2D में नहीं बनता है। और दूसरी बात कि इसमें क्या होता है कि इसमें हमारे पास दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं जो कि एक रिस्पॉन्स को शो करते हैं। मतलब इसमें ऐसे समझो कि मान लो रिस्पॉन्स हमारा क्या है, ड्रग यील्ड, मतलब कि कितनी दवा बनेगी वो किस पे डिपेंड कर रहा है, टेम्परेचर और मॉइस्चर पे। यानी आप ऐसे समझो एक हमारे पास डिपेंडेंट वैल्यू होती है, ठीक है, जो कि दो इंडिपेंडेंट वैल्यू पे डिपेंड करती है। अब जैसे जो ड्रग है, ठीक है, तो कितनी दवा बन रही है वो हमारी क्या होगी, डिपेंडेंट। तो वो किस पे डिपेंड कर रही है कि टेम्परेचर और मॉइस्चर कैसा है। तो अब एक चीज समझो, हम लोग इसमें पता क्या लगाते हैं, हम लोग पता ये लगाते हैं रिस्पॉन्स सरफेस प्लॉट से हम लोग ये पता लगाते हैं कि टेम्परेचर और मॉइस्चर की वो कौन सी बेस्ट वैल्यू होंगी जिससे हमें मैक्सिमम ड्रग यील्ड मिलेगी। समझ रहे हो, इसमें देखो, इसमें हमारे पास दो इंडिपेंडेंट वैल्यू है और एक रिस्पॉन्स होता है। हम लोग ये पता लगाते हैं कि ये जो दो इंडिपेंडेंट वैल्यू हैं इनकी कौन सी, जैसे भाई जैसे टेम्परेचर हम लोग अलग अलग रख सकते हैं ना, टेम्परेचर कम रख सकते हैं, ज्यादा रख सकते हैं, मॉइस्चर लेवल हम लोग यहाँ पे कम रख सकते हैं, ज्यादा रख सकते हैं। तो मॉइस्चर और टेम्परेचर का वो कौन सा बेस्ट कॉम्बो होगा जो कि हमें मैक्सिमम ड्रग यील्ड निकाल के देगा, वही हम लोग यहाँ पे पता लगाते हैं अपने रिस्पॉन्स सरफेस प्लॉट से। ठीक है, तो अब कैसे क्या पता लगाते हैं उतना डिटेल में हम लोग नहीं जाते हैं। ठीक है, ना ही इतना एग्जाम में आता है, कभी थोड़ा बहुत अगर आएगा तो इतना थ्योरी आप लोग लिख देना, 2 नंबर में आ सकता है, मैक्सिमम चांसेस हैं। ठीक है, इससे ज्यादा ये आता वाता नहीं है, तो इतना बहुत है। बाकी आप लोग इतना सिंपली समझो कि इसका यूज हम लोग मेनली जो है ऑप्टिमम कंडीशन फाइंड करने के लिए करते हैं। अब इसमें आप लोग सिंपली समझो कि जैसे जैसे देखो, जो एक्स एक्सिस होती है, ठीक है, तो एक्स एक्सिस क्या होता है, हमारा फर्स्ट वेरिएबल को शो करती है। जो वाई एक्सिस होती है वो सेकंड वेरिएबल को शो करती है। और इसमें एक हमारी जेड एक्सिस होती है, ठीक है, जो कि हमारी 3D में होती है, जो कि हाइट होती है बेसिकली। ठीक है, तो वो हाइट हमारी क्या होती है, रिस्पॉन्स को शो करती है। मतलब वो दिखाती है कि हमें इन दोनों की वैल्यू पे जो है बेसिकली क्या आउटपुट मिल रहा है। तो जहां पे हमारी हाइट कह सकते हो मैक्सिमम होती है ना, जिस जगह पे जो हमारी हाइट है वो मैक्सिमम निकल के आती है ना, तो उसी मैक्सिमम हाइट पे हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि हमारे दोनों इंडिपेंडेंट वैल्यू की क्या क्या वैल्यूज हैं, और वही हमारी ऑप्टिमम जो है वैल्यूज होती है। ठीक है, तो ये हमारा रिस्पॉन्स सरफेस प्लॉट हो जाता है। और उसके बाद देखो एक और हमारा आ जाता है काउंटर प्लॉट। अब देखो काउंटर प्लॉट कुछ अलग सी चीज नहीं है बल्कि रिस्पॉन्स सरफेस प्लॉट का ही। ठीक है, जैसे रिस्पॉन्स सरफेस प्लॉट को देखो, जैसे ये टोटल आप लोग ऐसे सामने से देखो तो रिस्पॉन्स सरफेस प्लॉट है। अब इसी रिस्पॉन्स सरफेस प्लॉट को आप बिल्कुल ऊपर से, मतलब यहाँ पे खड़े होके, मान लो यहाँ पे आप लोग खड़े होके अगर इसको देखो, तो यहाँ पे जब आप खड़े होके देखोगे तो ये आप लोग को क्या होगा, ये आप लोग को 2D में दिखेगा। तो इसी रिस्पॉन्स सरफेस प्लॉट को जब आप लोग ऊपर से देखते हो 2D में, तो ये हमारा बन जाता है काउंटर प्लॉट। ठीक है, तो यहाँ पे देखो काउंटर प्लॉट क्या होता है, हमारा एक 2D ग्राफ होता है वेयर लाइंस कनेक्ट पॉइंट्स हैविंग द सेम रिस्पांस वैल्यू। और यहाँ पे देखो एक्चुअल में हम लोग क्या करते हैं, जैसे हम लोग यहाँ पे रिस्पांस सरफेस प्लॉट क्यों बना रहे हैं, ताकि हमें ऑप्टिमम बेस्ट कंडीशन पता चले। तो वो जो ऑप्टिमम बेस्ट कंडीशंस होती हैं, ठीक है, तो वो जो आइडेंटिकल कंडीशंस होती हैं, ठीक है, वहां पे हमारी एक लाइन बनती है, तो उसी लाइन को हम लोग बोलते हैं काउंटर प्लॉट। तो ये हमारा टॉप व्यू होता है रिस्पॉन्स सरफेस प्लॉट का। अब इसमें भी देखो जो हमारी एक्स एक्सिस है वो हमारी फर्स्ट वेरिएबल को शो करती है। ठीक है, जैसे हमारा एक्स एक्सिस हो गया फर्स्ट वेरिएबल, ठीक है, वाई एक्सिस हमारा सेकंड वेरिएबल हो गया। और ये जो लाइंस देखो, यहाँ पे आप लोग को लाइंस दिख रही है ना, तो ये लाइंस हमारी शो करती हैं इक्वल रिस्पॉन्स वैल्यू को, हमारा वो रिस्पॉन्स वैल्यू जहाँ पे इक्वल रिस्पॉन्स हमारा निकल के आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए इसी के साथ हमारा ग्राफ वाला चैप्टर भी कंप्लीट कवर हो जाता है। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो कभी एग्जाम में आप लोगों से पूछ सकते हैं वो हिस्टोग्राम और पाई चार्ट ही है, आप इतना सिंपली समझो। एंड आई होप कि आप लोग को वो दोनों चीजें जरूर समझ में आ गई होंगी। उनमें कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। बाकी मिलते हैं हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।